हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट था वो पढ़ लिया था, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड का डेवलपमेंट। अब सीड क्या है? सीड एक ऐसी ऐसी कंडीशन है जिसमें 15% ही पानी रहता है। अब ये एक फाइनल प्रोडक्ट है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन चल रहा था तो उसका फाइनल प्रोडक्ट सीड हुआ करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या है ये एक्चुअल में? ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब सीड से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड अ फ्रूट। कहाँ बनेगा? फ्रूट के अंदर बनेगा। A seed is typically consist of seed coat, cotyledon and embryonal axis। तो सीड के पास क्या क्या है? सीड कोट होगा, कोटिलीडन्स होंगे और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। Cotyledon of embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of food। हुआ क्या था? जैसे डाइकोट सीड थे, जो जो डाइकोट सीड थे उसके पास एंडोस्पर्म नहीं था, क्योंकि उसका एंडोस्पर्म खत्म हो गया था। तो एंडोस्पर्म के बाद जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होगा? कोटिलीडन का। तो उसको कोटिलीडन्स नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो कौन है? इसमें एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जनरली थिक एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज। और ये जो कोटिलीडन थे वो थिक होते हैं और स्वेलन होता है क्योंकि इनके पास फूड रिजर्व होता है। लेग्यूमिनस प्लांट में मेजरली देखने को मिल जाएंगे इजीली, जैसे कि दालें होती हैं। अब मैच्योर सीड में बी नॉन एल्बुमिनस। अब नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास जो एंडोस्पर्म नहीं होता, उसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ था तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के टाइम पे वो सारा एंडोस्पर्म खत्म हो गया था। इसलिए हम इसको नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस के नाम से जानते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड कौन सा होगा? नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। जिसके पास कोई एंडोस्पर्म नहीं बचेगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस कहलाता है। कंप्लीट एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसकी पी हो गया और ग्राउंडनट हो गया। तो इसमें हमें कोई भी एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्बुमिनस सीड कौन है? एल्बुमिनस सीड वो होते हैं जिसके पास एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, नॉट कम्प्लीटली यूज्ड। अब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे पूरी तरह से यूज नहीं हुआ था तो उसमें एंडोस्पर्म मिल जाएगा, जैसे कि व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, कैस्टर हो गया। अब इसमें डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो जनरली जो मोनोकोट्स होते हैं वो एल्बुमिनस होते हैं और जो डाइकोट्स होते हैं वो एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस होता है। जनरली जो मोनोकोट होंगे वो मोनोकोट जो है जो मोनोकोट होते हैं वो जनरली एल्बुमिनस हैं। और जो डाइकोट होते हैं वो जनरली नॉन एल्बुमिनस है। अब जनरली क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे कैस्टर। कैस्टर एक्चुअल में डाइकोट है लेकिन इसके पास भी एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर, बीट, रिमिनेंट न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। हमने पढ़ा था जो न्यूसेलस था वो भी एक न्यूट्रिटिव टिश्यू था। अब न्यूट्रिटिव टिश्यू था तो वो भी रह गया है अभी भी, जो सीड बनने के बाद भी रह गया है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म है क्या? पेरिस्पर्म परसिस्टेंट न्यूसेलस है। परसिस्टेंट मतलब जो अभी बच गया है न्यूसेलस, जो उस समय पे यूज अप नहीं हुआ था। परसिस्टेंट न्यूसेलस।
को हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें परसिस्टेंट न्यूसेलस किस में मिलेगा, तो ब्लैक पेपर, बीट में। तो एग्जाम्पल याद रखना है, ब्लैक पेपर और बीट में परसिस्टेंट न्यूसेलस देखने को मिलेगा। अब इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्ड एंड टफ प्रोटेक्टिव लेयर। अब इंटेगुमेंट क्या थे, हमने पढ़ा था आउटर इंटेगुमेंट, फिर इनर इंटेगुमेंट, दोनों यहाँ पे फ्यूज नहीं होते थे, जो कि माइक्रोपाइल बन गया था। तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था ओव्यूल के अंदर। अब वो जो इंटेगुमेंट थे वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे सीड की, जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। तो इंटेगुमेंट से क्या बना, सीड कोट बनेगा। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं क्या क्या, कि इंटेगुमेंट से सीड कोट बनता है, ओवरी से, इंटेगुमेंट से सीड कोट बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, और ओवरी वॉल से पेरिकार्प बनेगा। पेरिकार्प इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट। तो ओवरी वॉल से पेरिकार्प बनेगा, जिसको हम वॉल ऑफ फ्रूट भी बोल सकते हैं। अब कभी कभी किसी किसी कंडीशन में थैलेमस थैलेमस से भी फ्रूट बन जाता है। ये जो कंडीशन है ये फॉल्स फ्रूट की कंडीशन है, ये फॉल्स फ्रूट की कंडीशन है। तो फॉल्स फ्रूट में थैलेमस से फ्रूट बन जाएगा। तो ये याद रखना है, पीवाईक्यू में कई बार मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अब इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटेक्टिव सीड कोट में। अब प्रोटेक्टिव सीड कोट में जब ये कन्वर्ट हो गया तो माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर। माइक्रोपाइल इसके पास स्मॉल पोर की तरह रह जाएगा। ये जो सीड है इसके पास ये जो है स्मॉल पोर रह जाएगा। अब जैसे कोई चना होता है, उस चने में एक स्ट्रक्चर रहती है जो कि ओपनिंग है बहुत छोटी सी, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे यहाँ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर रह जाती है। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो दिख रही है यहाँ पे, इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसको हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। तो जो माइक्रोपाइल है इसका काम क्या है, जब जब ये सीड जर्मिनेट होगा तो इस सीड को जर्मिनेशन के टाइम पे पानी की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो उस ऑक्सीजन को और पानी को पहुंचाने का काम करेगा। तो माइक्रोपाइल रह गया। अब वो माइक्रोपाइल था क्या, एक स्मॉल पोर था सीड कोट में। उससे क्या हुआ, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसको मैच्योर होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो उसको ही पहुंचाने का काम करता है। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। अब वाटर कंटेंट इतना कम हो जाएगा कि ये रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा। 10 से 15% पानी इसमें रह जाता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी लिविंग टिश्यू होगा तो उस लिविंग टिश्यू में 72% वाटर रहता ही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 से 15% वाटर रहेगा। तो ये एक मिरेकल भी मान सकते हैं कि सीड में सिर्फ 10 से 15% वाटर होने के बावजूद भी जो इसमें एम्ब्रियो है वो सरवाइव करता है। अब ये जनरली क्या हुआ इसमें कि इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने से अब इसका जो
मटेरियल था, इसके अंदर जो मटेरियल था वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है। मतलब हम कहें कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इसके अंदर की वो कम हो गई है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कम होने की वजह से जो उसका रिजर्व फूड मटेरियल है काफी लंबे समय तक चल सकता है, जो कि एक प्रोसेस होती है, एक स्टेज होती है सीड डोरमेंसी। तो ये सीड डोरमेंसी कहलाता है। अब if favorable condition are available, अगर फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, सुटेबल टेम्परेचर है, तो ये सीड जर्मिनेट कर जाएगा। अब सीड जब जर्मिनेट कर जाएगा तो ये फिर जो प्लांट है नया प्लांट फॉर्मेशन करता है। अभी जो हमने पढ़ ही लिया, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी डेवलप्स होती है फ्रूट में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ये ध्यान रखना है कि ओवरी से ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट साइमल्टेनियसली बनते हैं। अब जो फ्रूट वॉल थी उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट वॉल जो थी उसको पेरिकार्प बोलेंगे। और पेरिकार्प क्या है, कहाँ से डेवलप हुई थी, ओवरी वॉल से डेवलप हुई थी। तो जिसमें हम लेयर या वॉल्स ऑफ फ्रूट की बात करते हैं उसमें पेरिकार्प बात करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, अभी पेरिकार्प फ्लैशी भी हो सकता है जैसे कि गुआवा में होता है, ऑरेंज में होता है, मैंगो में होता है, और ये ड्राई भी हो सकता है जैसे कि ग्राउंड नट में होता है। ग्राउंड नट में जो पेरिकार्प है वो ड्राई होगा, मस्टर्ड में पेरिकार्प ड्राई होगा, जबकि गुआवा, ऑरेंज और मैंगो में पेरिकार्प फ्लैशी होगा। पेरिकार्प है क्या, जो मीजोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प था, जो लेयर्स थी फ्रूट की, उसको पेरिकार्प बोला है कलेक्टिवली। अब सीड डिस्पर्जल के लिए मैकेनिज्म है कुछ, क्या क्या सीड डिस्पर्जल के मैकेनिज्म है, तो सीड को क्यों डिस्पर्ज करना है। अब अपने जनसंख्या मतलब कि अपने वो जो प्लांट्स की जो डिस्पर्स करना है चारों तरफ, तो किस तरह से डिस्पर्स करेंगे, जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स सीड को डिस्पर्स करते हैं। अब एनिमल जब सीड को डिस्पर्स करेंगे, मोस्ट प्लांट बाय द टाइम fruit develops from the ovary, other floral part degenerate and fall off। कुछ सब प्लांट्स में जो फ्रूट है वो ओवरी, उसकी जो ओवरी थी उससे डेवलप हो जाएगा, और फ्लोरल पार्ट्स जो थे वो सारे गिर जाएंगे। अब उससे क्या होगा, इन फ्यू स्पीसीज सच एज पापा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, केश्यू एक्सेट्रा, द थैलेमस also contribute the fruit formation, such fruits known as the false fruit। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे, जिसमें थैलेमस से बनता है उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और थैलेमस हमने पढ़ा ही था, जो ओवरी के नीचे वाला हिस्सा होता है वो थैलेमस होता है। अब ये है ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं, जो ओवरी से ही डेवलप होते हैं उसको हम ट्रू फ्रूट्स बोला करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, although in most of the species fruits results of fertilization, जो फ्रूट्स होते हैं जनरली फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से ही बनते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे उनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल बनाना आ जाता है। पार्थेनोकार्पी क्या है, पार्थेनोकार्पी अलग अलग तरह की हो सकती है। इंड्यूस्ड भी हो सकती है, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, जो कि ग्रोथ हार्मोन की मदद से इंड्यूस की जा सकती है। तो पार्थेनोकार्पी कौन सा हार्मोन की मदद से ग्रोथ की जा सकती है, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि पार्थेनोकार्पी कराता है, सीडलेस फ्रूट्स बनाने में हेल्प करता है। अब ये फ्रूट्स जो दे रखे हैं, अब इसमें याद क्या क्या रखना है कि डायग्राम लेबल करने के लिए आ सकता है। तो ये जो दिख रही है स्ट्रक्चर, ये कोटिलीडन कहलाती है। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, ये वाली ओपनिंग जो है इसको हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। अब ये आउटर मोस्ट वॉल जो दिख रही है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम सीड कोट। उसके अंदर वाली लेयर जो दिख रही है ग्रीन ये वाली, इसको हम एंडोस्पर्म बोलेंगे। अब ये जो दिख रहा है इसके अंदर जो भरा हुआ ग्राउंड सब्सटेंस है, ये इसको हम बोलते हैं कोटिलीडन।
ये बेस दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल, जो कि रूट एक्सिस है। सेम इस तरह से यहाँ पे इसको हाइपोकोटाइल बोलेंगे, ये रूट टिप हो जाएगा और ये शूट टिप हो जाएगा। तो इसका ये एम्ब्रियो ये है। अब यहाँ ये सीड कोट है, ये कोटलीडन हो गया, ये शूट अपेरिकल मेरिस्टेम है, ये हाइपोकोटाइल है, तो ये इसमें कोटलीडन बेंड करते हुए दिख रहे हैं, ये रूट कैप होगा, ये रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म होगा। ये जो है ये जनरली डायग्राम जो मोनोकोट का होता है वो दिखाया गया है और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें ये सबसे बाहर की लेयर पेरिकार्प कहलाएगी, ये जो भरा हुआ है ये एंडोस्पर्म है, ये कोटिलीडन हो गया, ये प्लीन्यूल हो गए और ये रेडिकल हो गया, ये कोल्यूराइजा हो गया। जो ये स्कूटेलम है, ये जो दिख रहा है शील्ड शेप कोटिलीडन, इसको स्कूटेलम बोलते हैं। ये जो दिख रही है लेयर, ये वाली लेयर जो दिख रही है, ये लेयर एलिरोन लेयर कहलाती है, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। ये लेयर एलिरोन कहलाती है, जो कि एल्यूरोन लेयर, जो कि प्रोटीन की बनी होगी। ये भी ट्रिपलॉइड कंडीशन में होती है, मतलब जैसा एंडोस्पर्म वैसे ही एल्यूरोन लेयर भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ये थैलेमस था ओवरी का। अब ये थैलेमस डेवलप हो गया फ्रूट में, ये थैलेमस फ्रूट में डेवलप हो गया, ये थैलेमस जो था ये फ्रूट में डेवलप हो गया। ये जो फ्रूट्स कहलाएंगे फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे, जैसे कि ये फॉल्स फ्रूट है, ये भी फॉल्स फ्रूट है, इसका भी थैलेमस फ्रूट में डेवलप हो गया है। अब ये एकेन क्या चीज है कि एक आउटर लेयर है जिसके पास सीड प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर है जिसके पास सीड प्रेजेंट होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम थैलेन एकीन बोलते हैं। अब सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ टू एंजियोस्पर्म, सीड से क्या एडवांटेज हो सकता है? फर्स्टली, सिंस reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water. pollination और पॉलिनेशन जो था और फर्टिलाइजेशन जो था वो पानी पे डिपेंड नहीं थे, लेकिन सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, सीड फॉर्मेशन पानी पे डिपेंड करता है। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल। अब क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं डिस्पर्जल की? क्यों डिस्पर्स करना है? क्योंकि अलग अलग एरिया को कोलोनाइज करना है, इसलिए उसको डिस्पर्स होना है। अब उसके पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट रिजर्व फूड मटेरियल होना चाहिए। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड until they are capable for photosynthesis। और जो सीड था वो सीड से जब एम्ब्रियो निकले, एम्ब्रियो जर्मिनेट होके प्लांटलेट्स बनेगा, तो उसको तब तक नरिशमेंट प्रोवाइड करना जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल ना हो जाए। हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो। अब यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो किससे मिलेगी? हार्ड सीड कोट से मिलेगी। अब ये किसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट था। दे जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। अब जो सीड था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। अब मियोसिस से गैमीट बनते हैं तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो नया कॉम्बिनेशन इस सीड में देखने को मिला है, क्योंकि रिजल्टेंट किसका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सीड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज सीड। अब क्यों इसको कराना है स्टोर और क्यों इसमें डोरमेंसी की जरूरत है? तो मान लो एक प्लांट है, जिस प्लांट पे सीड आएगा, तो सीड एक हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन की एक लास्ट स्टेज है उस जनरेशन के लिए। अब सीड आ गया, सीड आने के बाद अगर ये तुरंत जर्मिनेट करेगा, तो तुरंत जर्मिनेट जब करेगा तो वहां पे हो सकता है एडवर्स कंडीशन हो उस समय पे, और अगर एडवर्स कंडीशन होगी तो पहले तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर जर्मिनेट कर भी गया तो जो सीडलिंग होगी वो डैमेज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? सीड का लॉस हो जाएगा, तो इसको अब नेक्स्ट सीजन के लिए उसको रोकना पड़ेगा।
used as food throughout the year and also to rise up crop in next season. अब नेक्स्ट सेशन में फसल को उगाने के लिए भी ये काम आता है। और क्या होगा इसमें? सीड डोरमेंसी का एक रिकॉर्ड है क्या कि द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। सीड 10,000 साल बाद जर्मिनेट हुआ था। 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद यहाँ पे हम ल्यूपिन और ल्यूपिन मतलब कि ल्यूपिनस आर्क्टिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। अब ये आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था। कौन? ओल्डेस्ट था ल्यूपिन का, तो ल्यूपिनस आर्कटिकस इसका साइंटिफिक नाम था। वहां से इसको आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था। अब ये जो सीड था ये 10,000 साल पुराना था और ये सीड जर्मिनेट किया। अब अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड डेट पाम, 2000 साल पुराना डेट पाम का एक सीड था। अब वायबिलिटी होती क्या है? वायबिलिटी जैसे हमने पोलन ग्रेन की पढ़ी थी कि वो टाइम पीरियड जब उसमें पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रहती थी उसको हम पोलन वायबिलिटी बोलते थे। सेम इसी तरह से प्लांट को जर्मिनेट करने की जो कैपेबिलिटी अगर इसके पास रहेगी जब तक, उसको हम सीड वायबिलिटी बोलेंगे। अब यहाँ पे फ्यूनिक्स डेक्टिलीफेरा जो था आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन हो रहा था किंग हेयर्ड प्लेस में, तो वहां पे देखने को मिला था नियर डेड सी। अब यहाँ पे एक आता है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड का फॉर्मेशन होगा उसको हम एपोमिक्सिस बोलेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? एक ही सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो हों और वो कई सारे सीडलिंग को प्रोड्यूस करें। मैनी सीडलिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सीड। एक सीड से कई सारे सीडलिंग प्रोड्यूस हो तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। अब ये जो एपोमिक्सिस है वो एपोमिक्सिस दो तरह का होता है। अब ये एपोमिक्सिस दो तरह का कौन सा? एक होता है रिकरेंट एगोमोस्पर्मिक और दूसरा होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या क्या होगा इसमें? पहला होगा कि जो न्यूसेलस था, आउटर बाउंड्री एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ की जो न्यूसेलस था, अब वो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट जो है हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ हमें न्यूसेलस देखने को मिला था और न्यूसेलस के चारों तरफ हमें इंटेगुमेंट देखने को मिला था कुछ इस तरह से। तो ये जो इंटेगुमेंट था, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? ये इंटेगुमेंट हो गए, ये न्यूसेलस हो गया। तो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की सेल्स कुछ कुछ ग्रुप्स बना लेती हैं और वो ग्रुप्स बनाने के बाद क्या करेंगी? वो कई सारी सेल्स ग्रुप बना के एक सीड बना लेते हैं, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। और एम्ब्रियो सैक बनाने के बाद क्या होगा फिर? ये जो एम्ब्रियो सैक बना इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही इसमें एम्ब्रियो सैक बना, एम्ब्रियो सैक में ओव्यूल बनेगा और वो ओव्यूल बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना लेगा। तो यहाँ तक
न्यूसेलस भी 2n था, इससे जो सेल्स थी वो भी 2n थी, एम्ब्रियो सैक भी 2n होगा, ओव्यूल भी 2n होगा और सीड भी डायरेक्ट 2n होगा। तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गया, इसको हम बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब रिकरेंट हो गया ये। अब दूसरा होता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा, इसमें कम से कम एम्ब्रियो सैक इसने बनाया था। दूसरे में एम्ब्रियो सैक भी नहीं बनाएगा, सीधा जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स बना था यहीं से डायरेक्ट सीड बन जाएगा। तो दो टाइप से बनता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जो सीड बना उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। किस किस में देखने को मिलेगा ये, एस्ट्रेसी में और ग्रासेस में ये देखने को मिलता है। तो स्पेशल मैकेनिज्म है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड को बनाया जाता है। अब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बनाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा था पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है, वो फ्रूट होता है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करेगा कि इसमें एम्ब्रियो सैक भी बनेगा, ओव्यूल बनेगा, सीड भी बनेगा। है बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सा जैसा, लेकिन एक्चुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड को डेवलप करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट इरिडक्शनल डिवीजन, मतलब बिना मियोसिस के डिप्लॉयड एग बन जाएगा। किस तरह से बना वो यहाँ पे देखा था हमने, एम्ब्रियो सैक से ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और उसी से फर्टिलाइजेशन बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और नया सीड बन जाएगा। अब कुछ केस में क्या होता है, जैसे कि सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, इसमें पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब सिट्रस हो गया, सिट्रस और मैंगो में क्या था, वेराइटीज सम ऑफ न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। कुछ न्यूसेलस की सेल थी वो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ थी, वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। फिर क्या करेंगी, वो एम्ब्रियो सैक बनाएंगे और एम्ब्रियो सैक बनाने के बाद वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। कुछ केस में क्या होगा कि कई सारे स्पीसीज में एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब वो एक से ज्यादा एम्ब्रियो अलग अलग सीडलिंग बना सकते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा सीडलिंग बना सकते हैं, उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन बोलते हैं। तो इस तरह से फिर इसमें लास्ट में सिर्फ कल्टीवेशन के बारे में बताया गया है कि कल्टीवेशन किस तरह से करना है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो खत्म हो